नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट नीलेश कुमार चैनल पर मैं नीलेश आपका स्वागत करता हूं। पॉलिटी की सीरीज़ में ही आज कंटिन्यू करेंगे हम पार्लियामेंट जो कि उसके तीन अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। इन सभी के बारे में वन लाइनर फैक्ट जो भी जितने महत्वपूर्ण बन रहे हैं इससे सारे कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके और वीडियो की जानकारी आप तक आपको मिल जाए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जो गिरने से डरते हैं वो कभी उड़ान नहीं भर सकते। ये महान साइंटिस्ट, महान वैज्ञानिक, महान आत्मा के द्वारा कही गई बात है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा कि जो गिरने से डरते हैं वो कभी उड़ान नहीं भर सकते हैं। इसी कोटेशन के साथ आज हम अपने सीरीज की शुरुआत करेंगे, तो आप वीडियो पर लगातार बने रहिएगा। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 25 वर्ष। लोकसभा के लिए 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या 1971 की गणना के आधार पर कर दी गई है। ये तब तक बदली नहीं जाएंगी जब तक एक वर्ष के विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। यह वर्ष 2026 तक। भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है तो 552 हो सकती है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। ये 31 जब संशोधन हुआ था, 31 नंबर के संशोधन में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों का मध्य आवंटन जनगणना के आधार पर है, तो 1971 के जनगणना के आधार पर है। लोकसभा में राज्यों की सीटें आवंटित होती हैं तो जनसंख्या आधार पर होती हैं। इन राज्यों की लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है। अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और मेघालय देख लेंगे हम इनको। और इन राज्यों में अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है, तो ये केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। यदि किसी राज्य के लिए लोकसभा के स्थानों की आवंटित संख्या 42 हो तो उस राज्य के लिए अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या होगी तो क्या होगी, देख लेते हैं। नोट में है इसमें से आर्टिकल 330 के सब 2 के अधीन किसी राज्य या संघ के क्षेत्र में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात लोकसभा में उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को आवंटित स्थानों की कुल संख्या में से वही होगा जो उस राज्य या संघ क्षेत्र के भाग की अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जनसंख्या अनुपात होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो पर लगातार बने रहिएगा आप। उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है। उदाहरण, वर्ष 1996 में पश्चिम बंगाल एवं तत्कालीन आंध्र प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या 42 थी, जिसमें से अनुसूचित जाति के आधार पर आरक्षित सीटें क्रमशः 8 और 6 थी। वर्ष 2000 में परमिशन के बाद इन दोनों राज्यों में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थान कर दिए गए 10 से 7। इसके पहले वाला जो हमने पढ़ा था उसी का ये नोट है। आगे चलते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं मध्य प्रदेश में। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति है भारत के राष्ट्रपति के पास। राज्य विधानसभा में एंग्लो भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 333 द्वारा। राष्ट्रपति एंग्लो भारतीय समुदाय से नामित कर सकता है यदि वह इस राय का है कि लोकसभा में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। दो सदस्यों को राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है 7वां और 31वां संवैधानिक संशोधन। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के लिए पहले भंग किया जाता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। आगे चलिए, वीडियो पर लगातार बने रहिएगा, वीडियो को पूरा समझने का प्रयास कीजिए। लोकसभा के कम से कम सत्र बुलाए जाते हैं तो वर्ष में 2 बार बुलाए जाने चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा में गणपोत्री संख्या है कुल सदस्य संख्या का 1/10। लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह है 550।
और 2 आंग्लो इंडियन, तो 252 हो जाते हैं। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या है 545। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है संसद के दोनों सदनों में। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, विघटन द्वारा। लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है राष्ट्रपति। लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश, जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व है तो लोकसभा में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है, 80 सीटें हैं। द्वितीय स्थान पर महाराष्ट्र है, जहां 48 सीटें हैं। तृतीय स्थान पर पश्चिम बंगाल है, जहां 42 सीटें हैं। लोकसभा के स्थान राजस्थान के लिए निर्धारित है 25। आगे चलिए, वीडियो पर लगातार बने रहिएगा, पूरी जानकारी आपको दी जा रही है। आंध्र प्रदेश में प्रतिनिधित्व, राज्य और प्रतिनिधित्व, तो आंध्र प्रदेश में 25, तमिलनाडु में 39, महाराष्ट्र में 48, छत्तीसगढ़ में 11, पश्चिम बंगाल में 42, ये सारी सीटें हैं। नोट है, ज्ञातव्य है कि जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश का भाग था तब वहां कुल सीटों की संख्या 42 थी, किंतु तेलंगाना के पृथक हो जाने के पर इनके मध्य सीटों का विभाजन हो गया और वर्तमान में आंध्र प्रदेश में 25 तथा तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटें हैं। लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं त्रिपुरा से। त्रिपुरा से। राज्यों और संघ शासित क्षेत्र के समूह की लोकसभा के केवल 1 सीट है। चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, इन तीनों में 1-1 सीटें हैं। डिलिमिटेशन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र है उन्नाव। वर्तमान में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा है 70 लाख रुपए। लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था 1952 में। नवी लोकसभा भंग की गई 13 मार्च 1991 को। 9वीं लोकसभा भंग की गई थी 13 मार्च 1991 को। भारत में 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन हुए फरवरी 1998 को। कथन ए क्या कह रहा है, तो राज्य सरकार लोकसभा के लिए 184 के अंतर्गत वाद विवाद पसंद नहीं करती। कारण क्या है, इस नियम में वाद विवाद के साथ साथ मतदान का भी प्रावधान है। ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए का सही व्याख्या है। लोकसभा का नेता कौन है, प्रधानमंत्री। लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र लद्दाख। भारत में लोकसभा स्पीकर अध्यक्ष चयनित किया जाता है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र सौंपता है तो उपाध्यक्ष को लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है सदस्यों को शपथ दिलाना। चलिए आगे लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं जब वोट बराबर होने के नाते पर टाई हो जाता है। वीडियो पर लगातार बने रहें दोस्तों। संविधान का एक अनुच्छेद उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। अनुच्छेद 100। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीबी मावलंकर। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा के अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था जीबी मावलंकर। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष एम थॉम्बी दुरई। यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हों तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। प्रथम जनजातीय लोकसभा के अध्यक्ष थे पीए संगमा। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से उसकी देखरेख में कार्य करता है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा चुनाव के मामले में समान वर्ग के उम्मीदवारों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों द्वारा जमा की जाने वाली जमानत राशि क्रम से वर्ष 2011 में निर्वाचन आयोग द्वारा
अगंभीर प्रत्याशियों की संख्या कम करने हेतु जमानत राशि बढ़ाई गई, जो इस प्रकार है। लोकसभा चुनाव समान वर्ग 25,000, अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए 12,500 रुपये, और राज्य विधानसभा समान वर्ग के लिए 10,000, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 5,000 रुपये। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस होती है, द्वितीय वाचन। निम्न शक्तियाँ लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अन्य रूप से प्राप्त हैं। तो जो लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अन्य रूप से प्राप्त है तो क्या है? धन वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन वित्त विधेयक के निरस्तीकरण अथवा संशोधन के संबंध में मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में ये लोकसभा को अधिकार प्राप्त है। अब हम देखेंगे, जैसे इसके पहले मैंने बात किया कि संसद के 3 अंग होते हैं, जिसमें से हमने पढ़ा था लोकसभा पढ़ लिया। अब राज्यसभा के बारे में जानेंगे। तो राज्यसभा में होते हैं 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में सदस्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान के आधार पर। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं राज्यों के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। ठीक है, आगे चलते हैं, टॉपिक पे लगातार बने रहिएगा। राज्यसभा के स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी, नरगिस दत्त। राज्यसभा के संदर्भ में कथन सही है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। प्रति 1/3 प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही है, तो राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है। राज्यसभा को उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प पारित करना होगा। ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है। ये सारे कथन हैं। राष्ट्रीय हित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है। इसके लिए एक संकल्प है तो क्या है? राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों को कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए। अब क्या है सही कथन? क्या है? राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है। सही है। राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है। दोनों सही है। वह विशेषाधिकार जो भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं तो क्या है? संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना। संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है आर्टिकल 249 भारत के संविधान की 4थी अनुसूची को सही वर्णित करता है। तो इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की सीटें हैं कितनी हैं? 18 हैं। महाराष्ट्र में राज्यसभा की सीटें 19 हैं। कर्नाटक में राज्यसभा की सीटें 12 हैं और पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की सीटें 16 हैं। तेलंगाना के गठन के बाद आंध्र प्रदेश की राज्यसभा की सीटें 11 तथा तेलंगाना की सीटें 7 राज्यसभा में। और देख लेते हैं, राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा के वर्तमान सभापति वेंकैया नायडू। राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हताएं क्या होती हैं, योग्यताएं क्या होती हैं? तो कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए। कम से कम 30 वर्ष का होना चाहिए। राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए। 30 से 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या 250। राज्यसभा के किसी धन विधेयक को सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात होगा क्या होगा? लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को
स्वीकार करें या अस्वीकार करें, इस विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकती है। राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो। राज्यसभा के विषय में सही है, यह भंग नहीं की जा सकती। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। तो यहाँ जो दिया है, उम्र कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए 35 वर्ष। आगे चलते हैं। अब संसद का तीसरा भाग देखेंगे हम। तो कथन ए क्या बोल रहा है? आर्टिकल 368 के अंतर्गत संसद के संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। दूसरा कारण क्या कह रहा? संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। तो ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही व्याख्या कर रहा है, बिल्कुल सही है। 1 वर्ष में कम से कम संसद की बैठक होना चाहिए 2 बार। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए 6 महीने का। भारत के संविधान में कथित है, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों के में मिलकर बनेगी। भारतीय संसद बनती है तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। संसद का अन्य भाग नहीं है, उपराष्ट्रपति नहीं है, बिल्कुल सही। संसद के अधिकारियों को में सम्मिलित है, तो कौन सम्मिलित है? अध्यक्ष लोकसभा, उपाध्यक्ष लोकसभा, महासचिव लोकसभा का, अध्यक्ष राज्यसभा का। आगे देखते हैं। संसद विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है 60 दिन तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी जा रही है, पकड़ बनाइए। सर्वप्रथम एक सांसद विधायक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहना राज्यसभा का। संसद के सदस्यों को विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है आर्टिकल 105। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है। राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। सही कथन क्या है? किसी मनोनीत सदस्य के मंत्री पद के लिए नियुक्ति पर संवैधानिक वर्जना नहीं है। संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संबंधित राज्य की सहमति से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की अवस्था में राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा को 2/3 बहुमत से इस हेतु प्रस्ताव पारित करे। आगे चलें। भारतीय संसद राज्य सूची के विषयों पर विधायन नहीं कर सकती जब तक राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग या अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से। संविधान की विषय सूची में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून बना सकती है संसद। धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो किंतु राज्यसभा द्वारा संबोधित किया गया हो, वह क्रियाविधि है। यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकार तथा अस्वीकार करते हुए पास कर दे। सदन का अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। यह घटना कहलाती है बैठ जाना कहलाता है। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था की देन है भारत की। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक हो सकती है 1 घंटा। संसद में शून्यकाल का समय होता है 12 बजे से 1 बजे तक। आगे देखते हैं। राजनीतिक शब्दावली में मूल्यांकन का अर्थ है
प्रश्न उत्तर सत्र। अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है आर्टिकल 253 के अंतर्गत। कथन सही है। क्या कथन सही है? धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है। भारतीय लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि लोकसभा उसे कोई कार्रवाई नहीं यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है 14 दिनों तक। राज्यसभा को धन विधेयक प्राप्त होने के बाद उसे लोकसभा को वापस कर देना चाहिए 14 दिन के अंदर। जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट रेफर किया जाता है तो उसे पारित किया जाना चाहिए या किया जाना होता है तो उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत द्वारा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर करता है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है तो एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिन पर दोनों सदनों के मतभेद हों। आगे चलें। सही कथन क्या है? तो भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के से स्वीकृत है। लोकसभा तथा राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक वर्ष 1961 में हुई थी। भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक बैंक सेवा आयोग निरसन बिल को पारित करने के लिए हुई थी। तीनों सही है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की स्थिति में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में। कोई कानूनी विधेयक रखा जा सकता है दोनों में से संसद के एक पटल पर। कथन सही है। तो क्या सही है देख लेते हैं। राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया तो लोकसभा के विघटन पर व्यक्तिगत नहीं होगा। सही कथन क्या है? जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों को मनोनीत सदस्यों का मतदान का कोई अधिकार नहीं होता है, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के मतदान पर अधिकार होता है। राष्ट्रपति पर नहीं होता है लेकिन उपराष्ट्रपति मतदान पर अधिकार होता है। और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बचे हुए हैं उनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। भारत की संचित निधि पर भारत नहीं है भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते। भारत की संचित निधि पर भारत नहीं है भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते। भारत के संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय भार नहीं है भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन। भारत के संचित निधि पर भारत नहीं है भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन और भत्ते। भारत के संचित निधि से निकालने के अनुमोदन अनिवार्य है भारत की संसद। आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति व्यय कर सकते हैं संसदीय स्वीकृति से पूर्व। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ सूचना राजस्व जमा होता है भारत की संचित निधि में। संविधान के धन विधेयक को परिभाषित किया गया है एक आर्टिकल 110 में। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। धन विधेयक के बारे में सही है। लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय करने के लिए अंतिम प्राधिकारी है कि कोई भी बिल धन विधेयक है या नहीं। लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक का राज्यसभा द्वारा 14 दिनों के अंदर लौटाया जाना और विचारार्थ भेजा जाना आवश्यक है। राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को लोकसभा में पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। देख लेते हैं। और सही कथन क्या? धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। राज्यसभा के पास कोई शक्ति नहीं है धन संपत्ति के मामले में। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिन के भीतर ही विधेयकों को पारित करना होता है। राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकता है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है। वे विषय जिन्हें धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित किया गया है तो कर से संबंधित उपबंध, उधार ऋण लेने से संबंधित उपबंध, संचित निधि या आकस्मिकता की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध। कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्वलित हैं और अनुच्छेद 110 में वे निर्दिष्ट कोई विषय जिस उसमें सम्मिलित नहीं है उसे संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है।
बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में सही है। तो क्या सही है? बजट के निर्माण में संसद का कोई हाथ नहीं होता। संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई कर आरोपित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना किसी कर में वृद्धि करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। भारत के लोक वित्त संसदीय नियंत्रण रखने के काम आने वाली विधियां हैं। तो क्या विधियां हैं? संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाना, विनियोजन विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से मुद्रा निकाल पाना, अनुपूरक अनुदानों का तथा लेखादान का प्रावधान। चौथा, संसद में वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया जाना। संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है आर्थिक कार्य विभाग। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है। व्यक्ति द्वारा देय पूर्ण धनराशि संविधान द्वारा सीमित कर दी गई है व्यापार, व्यवसाय और वृत्ति कर के। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व। लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। आगे चलें। संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है जब समान बजट के लिए समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती। लेखानुमोदन और अंतरिम बजट के लिए बीच अंतर है। लेखानुमोदन सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र में संबद्ध होता है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय अथवा आवती दोनों सम्मिलित होते हैं। व्यय का अनुमान भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है तो अनुदान के अनुरोध के रूप में भारत सरकार द्वारा वित्त विधेयक सदन में पेश किया जाता है लोकसभा में। समान वित्तीय विधायन में चरण सम्मिलित है तो कौन से? बजट का प्रस्तुतिकरण, बजट पर चर्चा, विनियोग विधेयक को पारित करना, वित्त विधेयक को पारित करना। संसद में विधायन प्रस्ताव की पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। तो देख लेते हैं क्या आवश्यक है। एक, नवीन राज्य के गठन से संबंधित विधेयक पर। ऐसे कराधान विधेयक जिनमें राज्यों का हित निहित हो। राज्यों की सीमाओं में फेरबदल करने संबंधित विधेयक पर। धन विधेयक पर। संदर्भित संबंध संघीय बजट से है। कटौती प्रस्ताव। पार्लियामेंट द्वारा 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु है 18 वर्ष। ठीक है, तो आज हम अपना सेशन यहीं तक कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखिए, वीडियो पे पकड़ बनाइए और सेशन को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप तक कोई भी नोटिफिकेशन पहुंच सके वीडियो अपलोड हो जब। तो जय हिंद, जय भारत।